पहले माइक्रोब्स का जो यूज है वो कहाँ बताया गया है, वो बताया गया हाउस होल्ड चीजों में। हाउस होल्ड चीजों का मतलब हो गया घरेलू चीजों में, जैसे घरों घरों में क्या यूज करते हैं, कार्ड हुआ, और क्या यूज करते हैं, चीज यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, रॉकरी फोर्ड चीज यूज करते हैं, और क्या बहुत सारे सिट्रिक एसिड, विनेगर, ये सारी चीजें यूज करते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए माइक्रोब्स का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे तो बोला है कि जो भी डेली एवरी डे की जो चीजें हैं उसमें माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है क्या, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही जमाना। दही जमाने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है लैब। लैब का पूरा नाम, वैसे बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस, और अगर उसके ग्रुप का नाम पूछा जाए तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब। अगर बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस, लेकिन अगर उसके ग्रुप का नाम पूछा जाए तो लैब। और लैब मिल्क में ग्रो कर जाता है। आप जब हम लोग छोटे थे तो क्या बोलते थे, हम लोगों के जो सीनियर्स थे, जो काफी मतलब बड़े थे, तो वो कहते थे कि वो दही में कीड़े पाए जाते हैं, और वो लोग माइक्रोस्कोप से बोलते थे कि देखते हैं हम लोग वो कीड़े, तो वो कीड़े कुछ और नहीं होते थे, वो कीड़े नहीं बल्कि माइक्रोब्स होते थे, और उन्हीं को बोलते थे क्या, लैब। यानी कि मिल्क में ये ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करने के बाद धीरे धीरे उसमें एक एसिड प्रोडक्शन करते हैं। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। और उसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैब क्या करता है, एसिड बनाता है। कौन सा एसिड, और यही जमा देता है, कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट कर देता है, पार्सली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क को। पार्सली डाइजेस्टेड की कंप्लीटली डाइजेस्टेड। और मिल्क प्रोटीन का वो नाम बोल रहा है, मिल्क प्रोटीन का नाम केसीन। मिल्क प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट करता है, यानी मिल्क प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट कर रहा है कि मिल्क को पार्सली डाइजेस्ट कर रहा है, मिल्क प्रोटीन का नाम केसीन। जबकि मिल्क शुगर का नाम लैक्टोज। मिल्क शुगर इज, और मिल्क प्रोटीन इज केसीन। अच्छा, दही जमाने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करता है, क्या यूज करना होता है, थोड़ा सा स्टार्टर यानी जामन। जो जामन यूज करना होता है उसको बोलते हैं इनोकुलम। ये देखिए इनोकुलम या फिर स्टार्टर यूज करना पड़ता है। उस थोड़े से मतलब एक चम्मच भी नहीं होता है, आधे चम्मच होता है, उसमें आप देखेंगे मिलियंस ऑफ लैब होते हैं। मिलियंस ऑफ लैब प्रेजेंट होते हैं, और उसको उचित टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर अगर रखेंगे तो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और मल्टीप्लाई होकर के मिल्क को किसमें बदल देते हैं, कर्ड में। और मिल्क में न्यूट्रिशनल, कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल्क से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी 12 होता है। विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट नाम का मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है। और लिखा हुआ है यही बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में भी होते हैं, यही बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में भी होते हैं, और हमारे स्टोमक में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ये रोकने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है, दे प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी जो दुश्मन वाले बैक्टीरिया है इनको रोकने का प्रयास करते हैं। अगला, जो डो होता है, डो जिससे इडली डोसा बनाते हैं, डो जो व्हाइट पेस्ट होता है जिससे इडली डोसा बनाते हैं, वो फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया से बनाया जाता है। यानी डो फर्मेंटेशन से बनाया गया है, कैसे, बैक्टीरिया से। आपने देखा होगा उसको हम लोग, जो घोल होता है उसको हम लोग रात भर के लिए छोड़ देते हैं, ओवरनाइट, या 8-10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब 8-10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें हवा में उपस्थित बैक्टीरिया पनप जाते हैं, या फिर हम छोड़ते नहीं तो उसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट, हालांकि ईस्ट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको छोड़ देते हैं और वो फूल जाता है। फूलने का कारण क्या है, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाती है, आपको पता है फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2। तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। कह रहा है कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होगा इसका CO2 प्रोडक्शन का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेयर डू द थिंक बैक्टीरिया ऑफ द फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम, एयर। अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया कहां से आते हैं, एयर से। इसी तरह से जो डो होता है जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, देखिए एक डो से इडली डोसा बनाया, वो आए एयर से। और एक जो है डो और होता है जिससे हम बना रहे हैं क्या, ब्रेड। ब्रेड बना रहे हैं, वो उसमें ईस्ट मिलाते, खमीर। आपको पता है ईस्ट मिलाने से, ईस्ट का नाम क्या होता है, सेरीवेजी, काफी बार पूछा गया। फंजाई है कि एल्गी है, स्मॉलेस्ट फंजाई है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है। बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने के काम में भी आते हैं माइक्रोब्स, उसके लिए भी फर्मेंटेशन कराया जाता है। जैसे टोडी, ताड़ी। ताड़ी कहाँ पे पिया जाता है, साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में, और वो फर्मेंट सैप से बनाया जाता है। यानी वो जो लिक्विड होता है, ताड़ जो निकलता है, उसको छोड़ दिया जाता है मटके में, वो मटके में छोड़ के कपड़ा बांध देते हैं, उसके अंदर वो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और बैक्टीरिया पनप जाने से क्या हो जाता है, उसमें
ये ताड़ के पौधे से निकलता है और इसलिए वो फर्मेंट सैप में बदल जाता है, यानी थोड़ा सा अल्कोहल प्रोडक्शन हो जाता है। अच्छा, माइक्रोब्स का प्रयोग हम लोग और भी चीजों में ही करते हैं, जैसे माइक्रोब्स फर्मेंट फिश बनाने के लिए भी यूज करते हैं, सोयाबीन बनाने के लिए भी, बम्बू सूट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जो चीज होता है वो ओल्डेस्ट फूड आइटम है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें हम लोगों ने माइक्रोब्स का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें माइक्रोब्स का प्रयोग किया गया, आंसर चीज। और चीज बहुत सारी वैरायटी, चीज की बहुत वैरायटी पाई जाती है। आप देखो ना, इतनी सारी चीज आती है मार्केट में, लिक्विड चीज आती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज आती है, फ्लेवर्ड चीज आती है, रॉकरी फोर्ड चीज आती है। तो ये अपने किसके लिए फेमस होती है? टेक्सचर के लिए, और किसके लिए? फ्लेवर के लिए, और किसके लिए? ये तीन चीजें आई हुई क्वेश्चन कि डिफरेंट वैरायटी चीज की पाई जाती है, किस किस चीज के लिए फेमस है? टेक्सचर मतलब स्मूथ है कि रफ है, ठीक है, फ्लेवर टेस्टी है कि मतलब फ्लेवर उसका अच्छा है, खट्टा खट्टा होता है, कुछ कुछ नॉर्मल स्वाद का होता है, कुछ मीठी चीज भी आती है, और टेस्ट के लिए भी, अपने स्वाद के लिए भी मानी जाती है। और लिखा है कुछ में लार्ज होल होते हैं, आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, ऐसी वाली होती कट और उसमें ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है ना, क्रीम कलर की। तो ये जो स्विस चीज कहलाती है, उसमें जो बड़े बड़े होल है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से बनता है। बैक्टीरिया का नाम है प्रोपनियोबैक्टीरियम सेरमैनी, प्रोपनियोबैक्टीरियम सेरमैनी। और एक और चीज होती है रॉकरी फोर्ड चीज। रॉकरी फोर्ड चीज के ऊपर एक विशेष फंजाई ग्रो कराई जाती है और तभी उसको पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है, और इसका नाम है पेनिसिलियम रॉकरीफोर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम रॉकरीफोर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। अब आ गए हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक बेवरेज यानी पेय पदार्थ, और दूसरा एंटीबायोटिक्स जो कि दवा है। और ये इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाना है, इसीलिए हमें फर्मेंटर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। फर्मेंटर को और क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर। फर्मेंटर का दूसरा नाम बायोरिएक्टर। ये है फर्मेंटर, ये जो वेसल्स है फर्मेंटर, और ये पूरा है फर्मेंटेशन प्लांट। पहले बेवरेज बनाने में, फिर एंटीबायोटिक बनाने में प्रयोग करेंगे। बेवरेज बनाने के लिए क्या बोला गया बहुत प्राचीन काल से हम लोग बेवरेज बनाते हैं, यानी कि बहुत पुराने समय से। इसका मतलब होता है बहुत प्राचीन काल से। जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इसमें सेम ईस्ट का प्रयोग करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। कौन सा? सेरीवेसी। और यही हमने और कहाँ यूज किया था, और इसीलिए पहले हम उसको बोल रहे थे क्या? ब्रेवर्स ईस्ट। अब क्या बोलेंगे? बेवरेज ईस्ट। तो एक बेकर्स ईस्ट था, फिर एक ब्रेवर्स ईस्ट बोल रहे हैं। जब बेकरी में यूज करेंगे तो बेकर्स, और जब बेवरेज बनाने में यूज करेंगे तो ब्रेवर्स ईस्ट या बेवरेज ईस्ट भी बोल सकते हैं। अब क्या लिखा है इसको, ये जो ईस्ट है, इसके लिए फर्मेंटेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल है अंकुरित अनाज, माल्टेड सीरियल का मतलब अंकुरित अनाज, या फ्रूट जूस। इससे ही एथेनॉल प्रोड्यूस होगा। कह रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन बताइए, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग पढ़ी थी कि जो पायरुविक एसिड होता है, जब उस पर हम लोग ईस्ट डाल देते हैं तो बदल जाता है किसमें? पहले बनता है एस्टल्डिहाइड और बाद में बन जाता है C2H5OH प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का फर्मेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके आधार पे अल्कोहल दो प्रकार की होती है। एक विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन में आएगा क्या? बियर और वाइन। विदाउट डिस्टिलेशन में क्या आएगा? बियर और वाइन। अरे कश्मीर में बहुत ठंडी थी ना, इसलिए। और क्या, वैष्णो देवी। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, वाइन और बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर कैसे प्रोड्यूस करते हैं? विदाउट डिस्टिलेशन। वेयर एज विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, ये सब कैसे किया था? डिस्टिलेशन से। ये डिस्टिलेशन से किया गया, राइट। और बोला गया फोटोग्राफ्स उसमें दिखाया गया, तो मैंने आपको बताया। एंटीबायोटिक, अब आते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। Antibiotic produced by the microbes are regarded as one of the most significant discovery of 20th century। बताइए कब की खोज है? जब 19वीं शताब्दी में खोज हुई थी, मेंडल वाली, है ना, मेंडल वाली। अब क्या लिखा है? इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है? ह्यूमन वेलफेयर में।
हमारी सोसाइटी में, ह्यूमन वेलफेयर में। यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, और बायो मतलब लाइफ या लिविंग। इसका मतलब क्या निकला? अगेंस्ट लाइफ। लेकिन डिजीज के रिस्पेक्ट पे अगेंस्ट लाइफ, मतलब जो रोग फैला रहा है उसके लिए अगेंस्ट लाइफ, और हमारे लिए प्रो लाइफ। हमारे लिए क्या होगा? प्रो लाइफ। क्या लिखा है? वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ नॉट अगेंस्ट। हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, हमारे सपोर्ट में काम कर रहा है, तो हमारे लिए क्या बोलेंगे? प्रो लाइफ। और उसके लिए क्या बोलेंगे? अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक जो है वो एक केमिकल है, और वो केमिकल माइक्रोब से ही निकलता है, और माइक्रोब्स को ही किल करने के काम आता है। क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस बाई some microbes and kill या retard the growth of other microbes, मतलब माइक्रोब्स से ही निकला और माइक्रोब्स को ही किल किया। और सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? फंजाई से निकाला गया, नाम था पेनिसिलिन। ये लिखा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और कह रहा है कि पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो खोजा गया, और बाई चांस, और इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब ये काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस के स्ट्रिप्टोकोकस। हाँ, तो ये आंसर यहां से क्वेश्चन आएगा स्टेफाइलोकोकस पर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये अनवॉश्ड कल्चर, जब ये इस पर काम कर रहे थे, तो जो प्लेट यूज करते थे उस प्लेट को धुला नहीं था, मतलब रख दिया रात को धुल के। जैसे बर्तन हम लोग रात को रख देते हैं, अब बर्तन रात को खुला रख देते हैं तो बर्तन में माइक्रोब्स आ जाते हैं। यही कारण है अब किचन कैसा आ गया? मॉड्यूलर, कि धुल के अंदर रख दीजिए ताकि हवा के संपर्क में ही ना आए, या कीटाणुओं के संपर्क में ही ना आए, या कॉकरोच के संपर्क में ही नहीं आए। अगर कॉकरोच के संपर्क में नहीं आएगा तो माइक्रोब्स उस पे नहीं रहेंगे और हमें दोबारा वॉश नहीं करना पड़ेगा। पहले इसीलिए बहुत सारे रोग होते थे, अब रोग थोड़ी कंट्रोल हो गए। तो क्या लिखा है? इसीलिए इसी तरह इन्होंने अनवॉश कल्चर प्लेट ले ली, मतलब बिना धुली हुई कल्चर प्लेट ले ली, और इसी पर स्टेफाइलोकोकस ग्रो कराने लगे, पर वो ग्रो नहीं किया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वहां पे केमिकल प्रोड्यूस हो गया था, और केमिकल किसने प्रोड्यूस किया था? फंजाई ने। फंजाई को क्या बोलते हैं? मोल्ड। और इसका नाम दिया पेनिसिलिन, आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। बताइए किस फंजाई से निकाला गया? किस फंजाई से निकाला गया? पेनिसिलियम नोटेटम। और पहली बार किसने निकाला? लेकिन ये डिस्कवरी बाय चांस थी कि जानबूझ के किया गया? कोई डिस्कवरी बाय चांस। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल दिया गया कई साल बाद। ठीक है, फुल पोटेंशियल दिया गया कई साल बाद। दिया था अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। और एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स, यानी कि इसका अमेरिकन सोल्जर्स जो घायल हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खोजा गया, लेकिन यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वार में। क्या लिखा हुआ है? दिस एंटीबायोटिक एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड में जो घायल हुए थे सैनिक, उनके उपचार के लिए इसको यूज किया गया। और इसीलिए तीनों कौन? फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को 1945 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, आजकल इसके बाद क्या एक ही एंटीबायोटिक? आज की डेट पे हजारों लाखों एंटीबायोटिक खोजे जा चुके हैं। एंटीबायोटिक को बहुत सारे माइक्रोब से निकाला जा चुका है। कह रहे कैन यू सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्स। तो बोलते कुछ एंटीबायोटिक के नाम बताइए। स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नहीं उससे निकाला जाता है, मतलब स्ट्रिप्टोकोकस से निकाला जाता है, स्टेफाइलोकोकस से। क्लोरमफेनिकोल नाम सुना होगा, नियोमाइसिन सुना होगा, टेरामाइसिन सुना होगा, जेंटामाइसिन सुना होगा, ठीक है ना, और एम्पिसिलिन सुना होगा। ये सब तो आपने उसमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में सुना होगा। अब क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक जो है उसका काफी उसकी कैपेसिटी को काफी इंप्रूव कर दिया गया है। किसके लिए? ताकि हम असाध्य से असाध्य रोग को सही कर पाए, यानी कि डेडली डिजीज का मतलब जिसको जल्दी सही नहीं किया जा सकता, उसका भी हम इलाज ढूंढ पाएंगे। जैसे प्लेग, जैसे वूपिंग कफ यानी काली खांसी। वूपिंग कफ का दूसरा नाम डिप्थीरिया गलघोटू, बच्चों को होता है ज्यादातर रोग। और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। और इसको यूज किया गया किल ऑल ओवर द ग्लोब, यानी आजकल पूरे संसार में यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके बिना आज की डेट पे इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। आपको पता हो कोई भी रोग होगा उसमें एंटीबायोटिक की खोज मतलब यूज जरूर किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग एंजाइम, बायोएक्टिव सब्सटेंस और कुछ केमिकल के बारे में स्टडी करने।
कुछ केमिकल्स हैं जैसे ऑर्गेनिक एसिड, जैसे अल्कोहल, जैसे एंजाइम्स, इसके लिए भी हम लोग माइक्रोब्स का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्होंने बोला, यहां से मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, उससे क्या निकाला जाता है? पहले तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एस्परजिलस किससे मैच होगा? और कॉलम 3 में, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, या हो सकता है 2 ही कॉलम का है, लेकिन 3 कॉलम का पॉसिबल है। एसिटोबैक्टर किससे? बैक्टीरिया से। और कॉलम 3 एस्टी, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारी बैक्टीरिया है, और ये मैच किससे होगा? ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस क्या था, और इससे क्या निकाला था? तो ये सारी चीजें यूज की जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पर, यानी ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज की जाती है। ईस्ट जो है, ईस्ट का नाम कई बार देखिए दिया हुआ है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। इससे क्या बनाया गया था? एथेनॉल। एथेनॉल कुछ माइक्रोब्स को एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, और जैसे कि एक एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज जो है डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट में, और ये बहुत यूजफुल है किसको? ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए, स्पेशली लॉन्ड्री वाले लोग यूज करते हैं। लॉन्ड्री में देखिए, आप घर पे कोई ऑयली स्टेन गिर जाए, धोते रहिए नहीं निकलेगा, लेकिन लॉन्ड्री में भेज दीजिए तो वो तुरंत निकल जाएगा। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा, उनको वो कैसे निकालते हैं? ये ऑयली स्टेन मतलब लिपिड, और लिपिड पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? लाइपेज। लाइपेज लिपिड को डिसॉल्व कर देगा, इसलिए वो आराम से निकल जाएगा। हम लोग घर पे धोते हैं, नॉन फार्मुलेटेड होता है, मतलब नॉन लाइपेज बेस्ड होता है, लेकिन वहां लाइपेज होगा, वो लोग आराम से निकाल लेंगे। इसी तरह से क्या होता है, जो बॉटल जूस है घर पे जो निकाला जाता है वो ब्लर होता है, लेकिन जो मार्केट से लाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉटल जूस को क्लैरिफाई किया जाता है कैसे? पैक्टिनेज और प्रोटीएज, पैक्टिनेज और प्रोटीएज से हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। अब स्ट्रिप्टोकाइनेज यूज किया जाता है, निकाला जाता है स्ट्रिप्टोकोकस से, और यूज किया जाता है क्या? कहाँ किया जाएगा? क्लॉट बस्टर, यानी अगर हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में कहीं क्लॉट जम गया, हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट जम जाता है, उसको कैड कहते हैं। अगर हमने इसको इंजेक्ट कर दिया तो ये उसे डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करके क्या कर देगा? उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है, इसको क्लॉट बस्टर भी बोला गया, क्लॉट बस्टर। और कैसे बनाया गया? बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया। और ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में जो थक्का जमा हुआ है इसको डिसॉल्व कर देता है, स्पेशली उन तरह के पेशेंट में जिनको हार्ट अटैक होने का खतरा है, यानी मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, काफी बार पूछा गया है। हार्ट अटैक का दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, मतलब बायोलॉजिकल नेम है। साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय दी जाती है, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए। आपको पता है जब किसी का ऑर्गन फेल हो जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, यानी एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी अपने और पराये को पहचान जाती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बॉडी किसी और का ऑर्गन रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए सीएमआई जिम्मेदार है, याद है ना? सीएमआई, सीएमआई का पूरा नाम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल रिस्पॉन्सिबल है कि बी सेल? टी सेल। उस समय क्या होगा? उस समय हमें ये देना पड़ेगा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, नाम साइक्लोस्पोरिन ए। किससे निकाला जाता है? फंगस से, नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम। एक स्टैटिन है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको बहुत सारी दवाएं दी जाती है, लेकिन उस दवाओं में सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट का नाम है स्टैटिन, और स्टैटिन निकाला जाता है एक ईस्ट से, और ईस्ट क्या है? मोनेस्कस परप्यूरियस, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और ये कैसे लोअर करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द्वारा। आपके सिलेबस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, याद करिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को सक्सिनिक एसिड काम करता है, लेकिन उस पे अगर मेलोनेट ने काम कर लिया तो ये हो गया क्या? ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब सीवेज ट्रीटमेंट, इस पैरा में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो घरों से कचरा निकलता है, जो मल पदार्थ निकलता है, जो यूरिनल टॉयलेट से निकलता है, वो सारा जाके मिल जाता है मैनहोल में, मैनहोल से चला जाता है नदियों में, नदियां हो रही हैं पोल्यूटेड। इसीलिए देखा होगा कि आजकल गवर्नमेंट एसटीपीस बना रहा है। एसटीपीस का पूरा नाम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, यही इसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना सीधे सीधे। इसका मतलब सीवेज को ट्रीट करने के बाद एसटीपी में भेजना होगा, और इससे वो लेस पोल्यूटिंग हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि लेस पोल्यूटिंग हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय 2 मेथड, एक होता है प्राइमरी,
और ट्रीटमेंट करने के लिए जो नेचर में उपस्थित हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, जो नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट के दो स्टेप है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें करेंगे क्या, फिजिकल रिमूवल करेंगे कि बायोलॉजिकल, लार्ज पार्टिकल को रिमूव करेंगे कि स्मॉल को। इस दो विधि का यूज करेंगे, एक फिल्ट्रेशन एक सेडिमेंटेशन, ये लिखा हुआ है, थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो तैरने वाली अशुद्धियां हैं उसको हटाएंगे फिल्टर कर करके, यानी कि पानी को छान देंगे। पानी को छान देंगे तो जो तैर रहा है वो हट जाएगा। अच्छा, अब बचेगा क्या, बचेगा ग्रिट। ग्रिट क्या होता है, कंकड़ पत्थर और धूल धक्कड़। कंकड़ पत्थर धूल धक्कड़ ये है, इसको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन का प्रयोग करेंगे, यानी पानी को छानने के बाद छोड़ देंगे, स्थिर होने देंगे। स्थिर होगा तो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो जितने सॉलिड है नीचे बैठ गए। अच्छा, अब जो नीचे बैठ गए कीचड़ बन जाएगा नीचे, इस कीचड़ को बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। अब जो ऊपर तैर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। भाई कीचड़ नीचे बैठ गया, गंदा पानी ऊपर तैर रहा है, गंदे पानी को क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। और जो नीचे बैठ गया प्राइमरी स्लज। हमें लेना क्या है, सुपरनेटेंट ही क्या कहलाता है, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट, ये इफ्लुएंट जो है हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाल लेंगे, यानी प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाल के सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट फिजिकल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल होता है। करेंगे क्या, जो प्राइमरी फ्लूएंट निकाला है किससे, सेटलिंग टैंक से, ये इसको एक बड़े से टैंक में डाल देंगे। नाम क्या है, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में होगा क्या, यहाँ पानी को बहुत तेजी से पंप द्वारा हिलाते हैं, पानी को तेजी से ऐसे हिलाया डुलाया जाता है पंखे की मदद से, और उसके लिए एयर पंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिस अलाउज द वाइगरस ग्रोथ ऑफ एरियोबिक बैक्टीरिया। अच्छा, आप खुद बताइए, अगर पानी में एयर बढ़ गया तो एरियोबिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे कि एनाएरोबिक, एरियोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। और जब एरियोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाएगा तो एक झुंड बन जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का वो कई बार अर्थ पूछा गया है, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, जो जाल बना लेता है। मैस का मतलब जाल। अब ये जो माइक्रोब्स है ये करते क्या है, ये जो फ्लॉक्स है ये करेंगे क्या, ये पानी की गंदगी को खाएंगे। पानी की गंदगी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, यानी पानी की गंदगी को क्या कर लेंगे, खा जाएंगे। कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब गंदा पानी, उसको खा जाएंगे इफ्लुएंट में जो उपस्थित था। इससे क्या हो जाएगा, बीओडी। बीओडी का पूरा नाम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी जो होता है वो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। बीओडी किसको दर्शाता है, 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाया जाता है। वो, और इस ऑक्सीजन को देख के ये पता लगता है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो पानी गंदा है, अगर डिमांड कम है तो पानी साफ है। यानी अगर बीओडी ज्यादा तो पॉल्यूटेड, मोर पॉल्यूशन की लेस पॉल्यूशन, और बीओडी कम तो हाँ, तो बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water, यानी 1 लीटर पानी में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए, क्या करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, उसी को बोलते हैं बीओडी। लिखा हुआ है सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट कराते हैं जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए, और बीओडी टेस्ट बार बार करते रहते हैं, और ऑक्सीजन अपटेक पता लगता रहता है, ऑक्सीजन अपटेक पता लगता रहता है। और ये बीओडी इनडायरेक्टली मेजर करता है, क्या मेजर करता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ग्रेटर द बीओडी मोर द पोल्यूशन, और लेसर द बीओडी यानी लेसर पोल्यूशन, ठीक है। एक बार बीओडी अगर रिड्यूस हो गया उचित मात्रा में, सिग्निफिकेंटली का मतलब जितना हम चाहते हैं, अगर उतना रिड्यूस हो गया तो हम इस इफ्लुएंट को पास कर देंगे फिर से एक नए टैंक में। कौन सा टैंक, सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स था वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। अच्छा, एक्टिवेटेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि माइक्रोब्स है, लाइफ है उसमें, लाइफ है तो एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। अभी इसी एक्टिवेटेड स्लज का 5% हिस्सा, 95% वहीं छोड़ देंगे, जो 5% हिस्सा है ना उसको ले जाएंगे एरिएशन टैंक में। क्यों, एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स कहां से आए थे, अपने आप तो आए नहीं थे, कहीं ना कहीं से तो डालना पड़ेगा।
जैसे दूध को दही में जमाने के लिए दही तो डालनी पड़ेगी ना, वैसे ही जो हमने शुरुआत में एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स शब्द यूज किया था वो कहां से आया था, वो यहीं से आया था। यानी 95% यही रहने दिया, 5% वापस लेके चले गए एरिएशन टैंक में एज ए स्टार्टर या इनोकुलम। अच्छा, बाकी का जो 95% हिस्सा है उसको अब हमने इस पंप से निकाल करके यहां भेज दिया, एनएरोबिक कंडीशन में भेज दिया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया, जहां पर क्या हो जाते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो तो मर गए, कौन से ग्रो कर गए, एनएरोबिक। आपको पता है जब एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करती है तो फर्मेंटेशन हो जाएगा, और जब फर्मेंटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भी डाइजेशन होगा तो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी गैस, पहला, दूसरा H2S, तीसरा CO2, पहला मीथेन, दूसरा H2S और तीसरा CO2। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितनी गैसेस होती है ये इनको हम मिला के क्या बोलेंगे, बायोगैस, इनको मिला के बायोगैस बोलेंगे। एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये ज्वलनशील है इसलिए एनर्जी की तरह यूज किया जाएगा, एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। अगर गैस है तो बायोगैस खाना पकाने के काम आ जाएगा। अब जो इफ्लुएंट था, जो पानी निकला जिसका बीओडी ऑलरेडी घट चुका है, उसको आप मिला दो नेचुरल वाटर बॉडी जैसे नदियों में या किसी धारा में मिला दीजिए। अब एरियल व्यू ये दिया हुआ है, एरियल व्यू ये दिया एसटीपीज का, कोई एक एरिएशन टैंक है, कोई एक सेटलिंग टैंक है, कोई एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, ये गंदा पानी आ रहा है शहरों से। कह रहा है यू कैन अप्रिशिएट द हाउ नो द नहीं हाउ माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन द ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर पर डे, यानी कि मिलियंस ऑफ गैलन वाटर वेस्ट वाटर पर डे शुद्ध करते हैं, और ये काम कोई नहीं कर सकता। लिखा है दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस मोर देन ए सेंचुरी, एक सदी से भी ज्यादा हो गया है और पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अभी तक इस काम को कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी चैलेंज नहीं कर सकी, यानी कि अभी भी मनुष्य वो काम नहीं कर सकता जो माइक्रोब्स कर सकते हैं। अच्छा, क्या ह्यूमन बीइंग दही जमा सकता है? नहीं, दही जमाने के लिए माइक्रोब्स ही चाहिए, चीज बनाने के लिए माइक्रोब्स ही चाहिए, टोडी बनाने के लिए माइक्रोब्स ही चाहिए, खमीर एक माइक्रोब्स ही है। अब क्या बोला इन्होंने, सीवेज की क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है और इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, और इसी कारण अभी भी हमारी नदियां पोल्यूटेड हो रही हैं। आप बताइए जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उस रेट से हमारे एसटीपीज बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। अगर एसटीपीज नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या नदियां पोल्यूट होती जा रही हैं? अब यमुना नदी, कभी दिल्ली जाइए ट्रेन से या बाई फ्लाइट भी जाइए तो दिल्ली के करीब जब जाओगे आप, यमुना नदी को आप नाला समझोगे, नाला, ऐसे लगेगा गंदा नाला है बिल्कुल, लेकिन वो नाला नहीं नदी है। लेकिन इतनी पोल्यूटेड हो गई, करेंगे क्या, है ना। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जागरूक हो रही है, धीरे धीरे कर रही है, लेकिन इतना ज्यादा वहां पे व्यवस्थाएं नहीं है, रहने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, एसटीपीज बनाने के लिए तो वैसे भी बड़ी बात है। आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये काम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जंगल और वातावरण मंत्रालय, जंगल और वातावरण मंत्रालय के अधीन आती है ऐसी चीजें। इन्होंने दो बड़ी नदियां, भारत की दो बड़ी नदियां कौन सी है, गंगा और यमुना, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाया। अब इसी को चेंज करके नमामि गंगे में बदल दिया, आपने देखा होगा इसी प्रोजेक्ट को। और लिखा है अंडर दिस प्लान, इस प्लान के तहत बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, जहां पर हम केवल ट्रीटमेंट के बाद ही पानी को डिस्चार्ज करेंगे रिवर्स में। ए विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोल रहे हैं, अगर कभी देखने का मौका मिले तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके का बना होता है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस अभी अभी पढ़ा था, मेन गैस कौन सी थी, मीथेन, और कौन सी थी, H2S, और कौन सी थी, CO2। तो लेकिन मेन गैस तो मीथेन होती है, तभी तो जलने में मदद करती है। फिर लिखा हुआ है इसमें भी माइक्रोब्स की एक्टिविटी के द्वारा बनता है बायोगैस, और ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। इन्होंने बोला कि अभी तक हमने देखा था जब भी कभी माइक्रोब्स का प्रयोग किया गया तो कुछ ना कुछ गैस एंड प्रोडक्ट्स के रूप में मिलती है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। और कह रहे हैं कौन सी गैस बनेगी डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिक मैटर वो खा रहा है, यानी कौन सा चीज वो कंज्यूम कर रहा है तो उसी पर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज वहां पे प्रोड्यूस होगी। जैसे एग्जांपल के लिए जब हमने फर्मेंटेशन कराया था डो के समय या चीज बनाते समय या फिर हमने बेवरेज के समय, तो मेन गैस कौन सी थी, CO2।
जबकि कुछ बैक्टीरिया जब एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोज पर, कह रहा है कुछ बैक्टीरिया है जैसे मेथनोजन, अगर वो एनारोबिकली ग्रो करेंगे सेलुलोज पर तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बनाएंगे, मीथेन, किसके साथ, CO2, H2 और H2S, H2S उधर दिया था। ये बैक्टीरिया जो है इनको क्या बोलते थे, मैथनोजन। बैक्टीरिया को मैथनोबैक्टीरियम बोल रहे हैं, ग्रुप को मैथनोजन कहते हैं, ठीक है ना, द कलेक्टिव कॉल्ड मैथनोजन। और इस तरह के बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, यही बैक्टीरिया अभी हमने कहां पढ़ा था, एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर, तभी तो वहां पे भी मीथेन बना था। ये बैक्टीरिया और कहां होता है, रूमेन। रूमेन क्या होता है, द पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ कैटल, हमारे अंदर नहीं होता, केवल जुगाली करने वाले एनिमल में होता है। जुगाली करने वाले कौन से होते हैं, जिनका माउथ लगातार चलता रहता है, ऐसा लगता है वो दिन भर च्युइंगम खा रहे हैं, इस टाइप का। तो a lot of cellulosic material present in the food of cattle, बोलते जो कैटल्स होते हैं वो सेलुलोज ही खाते हैं, घास वगैरह, तो उनके रूमेन में वो जाता है, और रूमेन में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं और कैटल को भोजन मिल जाता है, कैटल को सेलुलोज से भोजन मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया। और कह रहा है कि क्या हम लोग सेलुलोज को पचा सकते हैं, आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड स्टोमक ही नहीं है, हमारे पास कंपाउंड स्टोमक ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और एक्सक्रीटा यानी कि गोबर जिसको बोलते हैं, डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड एज गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया, यानी गोबर में ये बैक्टीरिया होता है। ड्यूरिंग डंग कैन बी यूज जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसको बोलते हैं गोबर गैस, बायोगैस का दूसरा नाम। अच्छा, ये साइज काफी बार पूछा गया है, कितना बड़ा होता है, 10 से 15 फीट कंक्रीट का टैंक होता है, 10 से 15 फीट कंक्रीट का टैंक होता है, इसी में गोबर को फीड कर दिया जाता है, इसी में गोबर को स्लरी के रूप में फीड कर दिया जाता है। और फ्लोटिंग डेब्रिस यानी यहाँ पे ये गोबर को फीड कर दिया, अब ये जो गोबर है यहाँ पर पानी और गोबर यहाँ पे आ गया डाइजेस्टर में, और यहाँ पे बायोगैस बनने लगती है। जब बायोगैस बनती है तो ये देखो बायोगैस यहाँ इकट्ठा होने लगी और पिस्टन ऊपर उड़ गया, पिस्टन ऊपर उड़ जाता है, यहाँ मीटर लगा होता है, मीटर से पता चलता है कितनी गैस बन गई है, ठीक है। और यहाँ से आउटलेट लगा होता है, इस आउटलेट से घरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जो कुकिंग और लाइटनिंग के काम आता है। अब जो स्पेंड स्लरी है वो चली जाती है कहाँ पे, स्लजर में, और इसको निकाल करके फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। यानी कि सिंगल बेनिफिट हुआ कि डुअल, तो डुअल बेनिफिट हुआ, यहां से बायोगैस भी बन गई, उधर से फर्टिलाइजर भी मिल गया, यही लिखा है, चेक करिए। ये देखिए लिखा है, जो स्लरी तैर रही थी उससे क्या हो गया, गैस का स्तर बढ़ गया। जब गैस का स्तर बढ़ गया माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण, तो बायोगैस को हमने आउटलेट से निकाल दिया, अभी दिखाया था ना, आउटलेट से निकालने के बाद घरों में सप्लाई कर दिया गया जो आसपास होंगे। जो स्पेंड स्लरी थी उसको दूसरे आउटलेट से निकाल लिया और फर्टिलाइजर की तरह यूज किया। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में अवेलेबल है कि अर्बन एरिया में, रूरल, अर्बन शहर को बोलते हैं, तो रूरल एरिया में अवेलेबल होता है, जहां कैटल भी बहुत वैरायटी के लिए यूज किए जाते हैं। बायोगैस जो है रूरल एरिया में इसलिए ज्यादा बनाए जाते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन यूज फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग, अभी ये वर्ड मैंने बोला था, कुकिंग और लाइटनिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है, और फिगर 8.81 में दिखाया गया है। और बायोगैस को भारत में प्रोत्साहित करने के लिए दो संस्थाएं हैं, एक का नाम है आयरी और एक का नाम है KVIC। आयरी का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसका एक पार्ट है खादी ग्राम उद्योग, नाम सुना होगा आपने, जो कपड़ा बनाता है खादी का, वो इन्हीं का पार्ट है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल, अब देखिए इस पैरा में क्या दिया हुआ है, इस पैरा में ये दिया है, हम पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। इतनी सारी चीजें अगर हम लोग फलों पे छिड़कते हैं या सब्जियों पे छिड़कते हैं, तो अब आप बताइए सब्जियों पे एब्जॉर्ब भी तो हो जाता है थोड़ा बहुत, जब एब्जॉर्ब हो जाता है वही सब्जी हम खाते हैं, तो हमारे पेट में पेस्टिसाइड आ जा रहे हैं, हमारे अंदर आते जा रहे हैं। यही कारण है पुराने जमाने में जब जनसंख्या कम थी तो लोग, और खेत बाड़ी ज्यादा थी, पहले जनसंख्या कम थी तो खेती बाड़ी
ज्यादा थी तो क्या था, हम शुद्ध खाना ग्रो कराते थे। अब क्या, जनसंख्या ज्यादा हो गई, खेत और कम होते जा रहे हैं, खेत कम क्यों होते जा रहे हैं, शहर एक्सपेंड हो रहे हैं, एयरपोर्ट बन जा रहे हैं, रेलवेज बनती जा रही है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जा रहा है, रिंग रोड बन रही है, देखा होगा हाईवेज बड़े बड़े बन रहे हैं, तो लैंड तो घटती जा रही है, और देखा होगा जो बची खुची वहां वो सोसाइटी बन जाती है। तो हो क्या रहा है इससे क्या हो रहा है, खेती बाड़ी तो कम हो रही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, इतना खाना आए कहां से, इसीलिए खाने को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और ये बहुत सारा हम यूरिया भी यूज कर रहे हैं, डीएपी भी यूज करते हैं, तो ये केमिकल वाला खाना खा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, जब ये केमिकल बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, काफी हार्मफुल होते हैं, टारगेट के साथ साथ नॉन टारगेटेड को भी मार देते हैं। मतलब हमें नुकसान हो रहा था ग्रॉस ऑपर से, हमने पेस्टिसाइड डाला, ग्रॉस ऑपर तो मरा ही मरा, मधुमक्खियां भी मर गई, और जो हमारे लिए काम कर रहे थे नेचर में, पॉलिनेशन कर रहे थे, वो भी मर गए, तो सारे मर गए। इससे क्या हो रहा है, फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, ये तो पॉल्यूट हो ही रहा है, हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है, हमारी सॉइल भी पॉल्यूट होती जा रही है। कंट्रोल कैसे करें, एग्रीकल्चर में कंट्रोल नहीं कर, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल प्रेडेशन कराना चाहिए, मतलब चूहे को मारने के लिए बिल्ली छोड़ देनी चाहिए, तो केवल चूहे को खाएगी कि सबको खा जाएगी, वही कह रहे हैं। तो नेचुरल प्रेडेशन कराना चाहिए, बजाय किसके, केमिकल का यूज करने के बजाय। ऑर्गेनिक फार्मर का मानना है कि बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, यानी वैरायटी ऑफ लैंडस्केप, जो हमारी लैंडस्केप है ना, वो बहुत सस्टेनेबल होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मर का ये भी मानना है कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए, जिनको हम पेस्ट बोल रहे हैं उसको पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करना चाहिए, मतलब अगर लोकस्ट को नुकसान पहुंचाना है तो लोकस्ट को ही नुकसान पहुंचे, वो भी सारे लोकस्ट ना खत्म हो जाए। अगर सारे लोकस्ट भी खत्म हो जाएंगे तो भी फूड चेन इफेक्ट हो जाएगी। आप बताओ, जैसे एक छोटी सी चेन देखते हैं, घास को खाया, मान लो लोकस्ट ने खाया, ग्रॉस हॉपर ने खा लिया, ग्रॉस हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक को खाया ईगल, वल्चर, या फिर और भी कोई जीव जंतु या पिकॉक, तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई। इन्होंने कहा लेकिन हमें एक बैलेंस बना के चलना है, ताकि हमारा जो वाइब्रेंट इकोसिस्टम है वो काम कर सके। और प्राचीन काल के जो मेथड है उसमें दोनों को किल कर देता है, देखो, यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब बिना पहचाने दोनों को किल कर देता है। कहते हैं इसीलिए हमको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है जिससे क्या होगा, हमारा फूड वेब जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, फ्लोरा और फौना है, वो डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें केवल उसको मारना पड़ेगा जो डिजायरेबल है, जो अनडिजायरेबल है उसको हमें नहीं नुकसान पहुंचाना है। अब देखिए, ये यहां तो कुछ नहीं है, कहना ये चाहता है बायो कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, बायो कंट्रोल करने के लिए यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ऊपर से तो कभी नहीं आएगा, यहां से जरूर आता है। बायो कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा एक रेड और ब्लैक मार्किंग वाला बीटल देखा होगा ना, पूरा लाल कलर का होता है, काले काले धब्बे होते हैं, और बीटल यानी कि वो जिसको बोलते हैं भौरे, है ना। और एक ड्रैगन फ्लाई जो बचपन में देखा होगा, इस तरह का होता था, इस तरह का होता था, लंबी सी पूंछ होती थी, इधर इसका आंख होता था, इधर ऐसे, और ऐसे ऐसे विंग्स होते थे इसके, हेलीकॉप्टर जैसा दिखता था, है ना, होता था कि नहीं, ये ड्रैगन फ्लाई। तो इन दोनों को हम लोग यूज करते थे एफिड्स और मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। बताइए, एफिड्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, एफिड्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, ड्रैगन फ्लाई। और मॉस्किटो को कंट्रोल कौन कर रहा है, नहीं, एफिड्स को कंट्रोल किया बीटल्स ने, और मॉस्किटो को कंट्रोल किया ड्रैगन फ्लाई में, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। बायो कंट्रोल एजेंट को हम लोग और कहां पे यूज करेंगे, कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए। कैटरपिलर कैसे, आपने सुना है बीटी कॉटन, वैसे ही पहले जो था बीटी यानी बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, बीटी को इंडिकेट कर रहा है, इसको हम इसके स्पोर ले लेते थे, स्पोर को सैसे में रख लेते थे, और सैसे में रखने के बाद पानी में घोल लेते थे, घोलने के बाद पेड़ पे छिड़क देते थे। तो पेड़ पे छिड़कने के बाद जो मॉस्किटो था, जो भी खाता था पेड़ के हिस्से को, मर जाता था। और जब ये जो गट में जाता था लार्वा के, तो ये टॉक्सिन जो था ये उन्हें किल कर देता था। बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर, इससे जो कैटरपिलर था
मर जाता था, और अदर माइक्रोब्स को नुकसान नहीं होता था, क्योंकि स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। और कह रहा है आजकल हम लोग के पास जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, तो हमने उस पौधे में ही डाल दिया। पहले पौधे के ऊपर छिड़कना पड़ता था घोल करके, अब ऐसा कुछ नहीं रहा, हमने सीधे पौधे में ही डाल दिया। क्या लिखा है? टॉक्सिन जीन बना के पौधे में ही डाल दिया। अब पौधा खुद अपने आप को बचा लेता है, किससे? इंसेक्ट से। बेस्ट एग्जांपल बीटी कॉटन, आजकल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, सब बना लिया, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस। लेकिन आपने सुना होगा हम केवल बीटी कॉटन ही में ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये भी सुना होगा भाई जीन है, अगर हमारे अंदर कहीं एक्टिवेट हो गया तो हम भी मरेंगे, इसलिए खाने पीने की चीजों में यूज नहीं किया जा रहा है। एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिसको हम लोग प्लांट के डिजीज के लिए यूज करते हैं, और ये है फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज फ्री लिविंग फंजाई है जो रूट इकोसिस्टम में पाई जाती है। इससे फायदा क्या होता है? जड़ों में रहता है, जड़ों में फ्री लिविंग है, मतलब फ्री रहता है, इसको पौधे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जड़ों के आसपास जब रहता है तो जो माइक्रोब्स वाले वो है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स है, उनको किल कर देता है, उनके लिए एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो किल हो जाते हैं, हमारा पौधा बच जाता है। ठीक है, लिखा है, ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। एक है बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस पैथोजेनिक होता है, कीड़े मकोड़ों को अटैक कर देता है, और ये भी स्पेसिफिक होता है ये, और ये भी बायो कंट्रोल एजेंट के लिए यूज किया जाएगा। और कौन से जीनस को बिलोंग करता है? बैकुलो वायरस। बैकुलो वायरस किसको किल करता है? इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड, लिखा हुआ है इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। ये मेजॉरिटी ऑफ बैकुलो वायरस किसके लिए यूज किया जाता है? बायो कंट्रोल एजेंट। कौन से जीनस को बिलोंग करता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये वायरस बहुत अच्छा कैंडिडेट है, किसके लिए? ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर किल कोई किल करेगा, सबको किल नहीं करेगा। और नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड? अच्छा, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड का मतलब है सबको नुकसान पहुंचाएगा, नैरो का मतलब है पर्टिकुलर कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम? नैरो स्पेक्ट्रम। इंसेक्टिसाइडल है, इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को किल करेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसका कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है, किसके ऊपर? प्लांट, मैमल, बर्ड्स और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को कतई नहीं मारेगा, मतलब जिसको टारगेट किया गया उसी को मारेगा। और लिखा हुआ है इस तरह की जो खेती बाड़ी है इसको हम बोलते हैं आईपीएम। आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये आईपीएम, ये आईपीएम का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पे हम लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में ट्रीटमेंट करते हैं। जहां इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ना, वहां ये करते हैं यूज। इकोलॉजिकली सेंसिटिव का मतलब है जहां पर बहुत कम खेती बाड़ी रह गई है, जहां विलुप्त हो रही है प्रजातियां, वहां पे इस तरह का आईपीएम का प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। विदाउट अवर प्रेजेंट डे नहीं, विद अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, मतलब आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। और ये हमारा कंसर्न है, मतलब हम इसके लिए बनाना चाहिए कि हमें इसे कंट्रोल करना है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अच्छा, कौन सा पोल्यूशन बढ़ रहा है? एयर, वाटर, सॉइल, या ऑल ऑफ दीज? सारे बढ़ रहे हैं। आप बताइए, आप जब कोई भी पेस्टिसाइड डालते हैं तो हवा में भी तो उड़ता है, हमारी सांस में भी जाता है, ठीक है, मिट्टी में भी जाता है, और पानी में बह के भी चला जाता है। तो सारी चीजें, सारा पोल्यूशन हो रहा है। लिखा है we know now realize that there are probable associate with over use of chemical fertilizer। आजकल हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, एक होता है यूज, एक होता है ओवर यूज। ओवर यूज क्यों कर रहे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी भारत की हो गई है, अब इतनी ज्यादा आबादी, लैंड कम होती जा रही है, तो कैसे बढ़ाएं? हाइब्रिड सीड बनाते हैं, हाइब्रिड वेजिटेबल बढ़ाते हैं, और क्या, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा फंजीसाइड यूज करते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज में शायद कि अंगूर खाने से छोटे छोटे बच्चे काफी बीमार हो जा रहे थे, अंगूर खाने से, पूरे भारत में। बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उस पर, तो पाया गया कि अंगूर के ऊपर जो पेस्टिसाइड डालते थे, तो छिड़कते थे, तो उस पर चिपक जाता था, और जो उसको जब धुलिए तो पूरी तरह से छूटता नहीं था। तो अंगूर तो साबुत खाया जाता है ना, उसको छील के तो खाया नहीं जाता, तो छिलकों पे वो चिपक गया था।
अब क्या हुआ, उन्होंने फिर वार्निंग क्रिएट की, मतलब वार्निंग दी सबको कि कोई भी अंगूर लाए, कोई भी फल लाए तो उसको 15 से 20 मिनट तक हल्का सा सॉल्ट के घोल में डाल के छोड़ दें, और उसके बाद उसको आधे घंटे तक प्रयोग ना करें, निकालने के बाद 15 मिनट निकाल लें तो जर्म्स, पेस्ट वगैरह सब डिसॉल्व हो जाएंगे। अब उसके बाद उसको अलग से रख दें और करीब 15-20 मिनट जब सूख जाए नेचुरली, तब उसका प्रयोग करें, तो फिर कोई बच्चे में बीमार नहीं पड़ेगा। तो बच्चों में खराश आने लगी थी, बच्चों को जुकाम और नजले टाइप का हो गया, इस टाइप का, कुछ बच्चों को एलर्जी हो गई थी, स्पेशली छोटे बच्चे 10 साल से कम वाले। अब हम लोग तो पेस्टिसाइड खा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। Chemical fertilizer, and there is large pressure to switch off the organic farming। यानी क्या, केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने का एक ही तरीका है, जैव कृषि करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते, क्या है, बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। मेन सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइजर का, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, बताए बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। यू हैव स्टडीड दैट अबाउट द नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। बोलते हैं आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा कि जो लेग्यूमिनेसी के पौधे होते हैं, यानी चना, मटर, अरहर, ये सारे, उनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, उनको रूट नोड्यूल बोलते हैं। रूट नोड्यूल को काटेंगे तो आपको वहां पे कुछ बैक्टीरिया का ग्रुप दिखाई पड़ेगा। वो बैक्टीरिया कुछ और नहीं, राइजोबियम होता है। राइजोबियम कैसा होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक, ये पूछा गया है, ये देखिए। यानी नोड्यूल में कौन रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की फ्री लिविंग, नाम क्या है, राइजोबियम। अब सिम्बायोटिक का क्या मतलब है, तुम मुझे खून दो, यानी दोनों को फायदा कि एक को फायदा हुआ, तो दोनों को फायदा हुआ। यानी क्या, ये पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और पौधे बदले में इसको भोजन देते और रहने का स्थान देते, तो दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हुआ। लिखा हुआ है बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, विच इज यूज बाय द प्लांट, जो प्लांट यूज कर लेगा, ठीक है। और प्लांट उसे क्या, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। और ऐसा अदर बैक्टीरिया भी हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, वो सिम्बायोटिक नहीं है, और वो क्या करते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसका नाम है एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलियम, ये। और ये भी न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देते हैं, कहां पे, सॉइल में। यानी ये भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं। फंजाई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, और फंजाई की रूट ऑफ हायर प्लांट के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो लिखा है फंजाई भी सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती है विद द प्लांट, नाम कहलाता है माइकोराइजा। सबसे ज्यादा इसके मेंबर बिलोंग करते हैं जीनस ग्लोमस को, जो क्या करता है, माइकोराइजा बनाता है। और माइकोराइजा बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फंजाई सिम्बायोट विद एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल, यानी कि मिट्टी से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके उसको सप्लाई करेगी। आप बताइए सबसे ज्यादा कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो पौधों में अक्सर कम हो जाते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके सुना ही होगा, 3 फर्टिलाइजर है जो बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, ठीक है ना, क्रिटिकली डेफिसिट एलिमेंट है एनपीके। सबसे पहले कम होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है पोटेशियम। तो अब आप बताइए, ये फास्फोरस की कमी को पूरा कर रहे हैं ना, इसीलिए बेस्ट बायो फर्टिलाइजर हुए कि नहीं हुए, तो बेस्ट बायो फर्टिलाइजर हुए। और फास्फोरस मिट्टी से लेकर के किसको दे देंगे, प्लांट को। प्लांट बदले में इन्हें क्या देगा, प्लांट बदले में इन्हें क्या देगा, फंजाई को खाना। फंजाई के पास खाना बनाने की क्षमता नहीं होती, तो फंजाई को ये क्या सप्लाई करेगा, खाना। प्लांट को और भी बेनिफिट है, पहले तो फास्फोरस मिला ही मिला, और क्या मिला, रूट में जो पैथोजेंस थे उससे छुटकारा मिला, दूसरा फायदा। तीसरा, जो मिट्टी में जो सैलिनिटी पावर जो होती है, मतलब मिट्टी में नमक होता है, वो नमक से पौधे को नुकसान होता है, तो नमक को झेल लेता है, यानी टॉलरेंस सैलिनिटी, यानी मिट्टी में नमक की मात्रा को झेल लेता है। ड्रॉट, सूखे से बचाता है, और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ा देता है। यानी किसको ज्यादा फायदा हुआ, प्लांट को। कह रहा है कि बताइए फंजाई को क्या फायदा हुआ, भोजन मिला, किसने दिया, प्लांट ने। साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक था कि हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और सबसे ज्यादा ये पानी में भी पाया जाता है और लैंड इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है।
एक्वेटिक भी लिखा है, टेरेस्ट्रियल भी लिखा हुआ है। और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। याद करिए वो सेल जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता थी। नहीं, सेल सेल पूछा, सेल सेल नहीं बल्कि पार्ट। हेट्रोसिस्ट, कलरलेस की कलरफुल? कलरलेस। उसी में नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। और हमने 2-3 एग्जांपल पढ़े थे, एनाबीना, नॉस्टॉक। अच्छा, किसका फिगर दिया हुआ था? नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक का फिगर दिया हुआ था। और ऑसिलिटोरिया, ये सारे साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। यानी धान के खेतों में सबसे ज्यादा कौन सा बायो फर्टिलाइजर काम करता है? साइनोबैक्टीरिया। Currently in our country, the number of bio fertilizer are available। मतलब आजकल बायो फर्टिलाइजर कहाँ पे मार्केट में मिलता है? कैसे आप जाइए और वहां पे किसी बीज भंडार पे उससे बोलिए हमको माइकोराइजा दे दो, मिल जाएगा आपको। माइकोराइजा आता है पैक होकर के, मिट्टी जैसा होता है, पैक होकर के आता है, आप जाइए आपको मिल जाएगा। आप बोलिए हमको ये साइनोबैक्टीरिया वाले वो दे दीजिए, वो साइनोबैक्टीरिया दे देगा आपको। मतलब नेचुरली मार्केट में अवेलेबल है ये सारी चीजें, और कॉमर्शियली यूज किया जा रहा है मार्केट में। फार्मर्स इसे यूज करते हैं, और जो खोई हुई क्षमता है, ठीक है, खोई हुई क्षमता है मिट्टी की, जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्षमता खो जाती है उसको पुनः लौटा देते हैं। और हमारी निर्भरता है केमिकल फर्टिलाइजर पर, वो घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक क्लियर। एक बार हम इसके क्वेश्चन करा दें। बताइए। द सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, सीवेज में क्या क्या होता है? गंदगी होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन कैसे करेंगे? थर्ड ऑप्शन, हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द, ये था भी क्वेश्चन, थर्ड होगा। Which of following step occurs during the primary treatment of sewage? कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए यूज किया जा रहा है? हाँ, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिज बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये बताइए पढ़ के। ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कराते हैं तो जितने सॉलिड थे वो प्राइमरी स्लज कहलाता है। और एन सुपरनेटेंट फॉर्म इफ्लुएंट, यानी फर्स्ट। एसटीपीज में सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल, जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए। है कोई ऑप्शन? पहले में तो कह रहा बढ़ जाए, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन सबसे सही है। ये बैक्टीरिया विच ग्रो anaerobically on the cellulose, और वो प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन along with CO2 and H2S। थर्ड, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा? मीथेन, H2S और CO2 मिला था। Which of following is correct? Treatment of wastewater is done by the chemotrophic microbes naturally present in the sewage। गलत हो गया। The greater the BOD of wastewater, lesser the, गलत हो गया। Flocks are the masses of bacteria and virus, गलत हो गया। Biogas inflammable है and hence can be, ये सही है। 4,
ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान हमने क्यों चलाया? ताकि प्रिवेंट कर सके अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर्स, ताकि बिना ट्रीटमेंट वाला पानी नदियों में ना मिल ले, इसीलिए ये एक्शन प्लान चलाया। ये बताइए, मैच पेयर इज करेक्ट। आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट था, पहला गलत, ये सही है। आईरी का पूरा नाम था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीओडी का पूरा नाम था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो सही कौन सा हुआ? सेकंड। ये बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोगैस प्लांट। 10 से 15 मीटर होता है, इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फीड। A floating cover is placed over the slurry which keeps rising the gas consume the tank। सही है। एक मिनट, क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, यानी अभी तक दो सही हो गए। It has an outlet which is connected to pipe supply nearby, ये भी सही है। The spent slurry removed and may be used as fertilizer। नहीं, सेकंड तो सही है ना, इनकरेक्ट पूछा है ना, गलत पूछा है। तो पहला तो करेक्ट है कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें बायो वेस्ट को हम लोग कलेक्ट कर देते हैं, और स्लरी ऑफ डंग इज फीड, ये भी सही है। दूसरा ये भी सही है, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज कंज्यूम्ड इन द टैंक। गैस इज कंज्यूम्ड नहीं, गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो ये गलत हो गया। कंज्यूम नहीं था, प्रोड्यूस्ड होगा। गैस कंज्यूम कैसे हो जाएगी अंदर? ये ए क्या है? आउटलेट कह रहा है। ए क्या है? गैस, हाँ ए गैस हो सकती है। बी है गैस होल्डर, बी है गैस होल्डर। सी है डाइजेस्टर, डाइजेस्टर नहीं दिया है, हाँ दिया है सेकंड। ये इनकरेक्ट। मेथनोजन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? मेथनोजन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? These bacteria are commonly found in the aerobic sludge during the waste sewage treatment। क्या सही होगा? हाँ एनारोबिक होना चाहिए, गलत हो गया ना। ये इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के लिए कौन सा गलत है? साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, ये सही है। इन कोकोनट फील्ड, कोकोनट फील्ड नहीं था, पैडी फील्ड था, ये गलत हो गया सेकंड। देखो ये वाला सही है, बीजीए एन ऑर्गेनिक मैटर एड ऑर्गेनिक मैटर, ये सही है, ये भी सही है, सेकंड गलत हो गया। बायो फर्टिलाइजर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, दे आर केमिकल विच इंप्रूव, गलत हो गया। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म दैट रिड्यूस, गलत हो गया। रिड्यूस कहां करता है? इंक्रीज करेगा। ये सही है, सही है ना। और एंटीबायोटिक से कोई बायो फर्टिलाइजर का मतलब नहीं है। अगर वीट इज इनोकुलेटेड विद राइजोबियम, अगर वीट को इनोकुलेट कर दे, वीट यानी मोनोकॉट, और राइजोबियम के साथ, तो कुछ नहीं होगा। यानी क्या होगा? देयर विल बी नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनेसी में होता है राइजोबियम, वीट में कहां काम करता है, तो गलत हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? फ्री लिविंग है तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा केवल, हाँ ये बी ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायो फर्टिलाइजर? कौन सा पेयर करेक्ट है? ग्लोमस पैडी फील्ड और साइनोबैक्टीरिया कॉटन, गलत हो गया, ये सही है थर्ड। इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट विद रिगार्ड टू माइकोराइजा, कौन सा इनकरेक्ट है? दे आर इन्वॉल्व इन, माइकोराइजा के लिए पूछा गया ना।
द फंगल सिम्बायंट इन द एसोसिएशन ऑफ विद एब्जॉर्ब, नहीं इनकरेक्ट पूछा है, थर्ड गलत हो गया। दे आर इन्वॉल्व इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नहीं है, गलत हो गया, ये इनकरेक्ट। अबाउट बीटी, बीटी के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? बैक्टीरिया इज यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट कैटरपिलर, ठीक है ये सही है। दे आर अवेलेबल इन द सैसे, ये सही है। द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन इन द गट, ये भी सही है। बैक्टीरियल टॉक्सिन किल द कैटरपिलर एज वेल एज अदर इंसेक्ट, गलत। अदर को कहां करता है, स्पेसिफिक था कि नॉन स्पेसिफिक? हाँ तो गलत हो गया ये। मतलब बीटी स्टेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड किसको कंट्रोल कर रही थी? एफिड्स, और ये मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली पूछा है। ये वायरस बिलोंगिंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो आर यूज्ड टू आईपीएम बिकॉज क्या होगा? वाइड स्पेक्ट्रम तो है नहीं, पहला गलत हो गया। साइड इफेक्ट तो है नहीं, गलत हो गया। दे हैव कंजर्व बेनिफिट इंसेक्ट बीइंग स्पीसीज स्पेसिफिक, ये सही है, ये सही थर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू बायो कंट्रोल एजेंट? इनकरेक्ट पूछा है ना। ट्राइकोडर्मा, सेवरल पैथोजेंस और एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज दिस, ये गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ये बताइए स्टेटमेंट, बैकुलोवायरस हैज नो इफेक्ट ऑन नॉन टारगेटेड, सही है। और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, ये भी सही है, दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो ये हम लोग ने इसके क्वेश्चन भी कर लिए।